नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने किया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स क्लस्टर चैंपियनशिप का शुभारंभ। बोले, इंडिया मूवमेंट जैसे अभियानों से खेल संस्कृति हुई मजबूत। चैंपियनशिप से टिहरी को मिली नई पहचान। ज्वाइनिंग के बाद पहली बार कांग्रेस की बैठक में पहुंचे राजकुमार ठुकराल। कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा के साथ आए नजर। ठुकराल की ज्वाइनिंग से नाराज, मीना शर्मा नहीं हुई बैठक में शामिल। रुड़की में हुआ हमारी खबर का असर। खनन अधिकारी ने जिलाधिकारी को सौंपी जांच रिपोर्ट। सैदपुर गांव में हो रहा था मिट्टी खनन। उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी से बड़ी ठंड। बर्फ की चादर में ढका केदारनाथ और यमुनोत्री धाम। किसानों की फसल भी हुई बर्बाद। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। टिहरी झील में पहली बार बड़े स्तर पर राष्ट्रीय वाटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वर्चुअली शामिल हुए। बिगड़े मौसम, ठंडी हवा और तेज लहरों के बीच देश भर से आए 19 हिमवीरों की टीम ने दमखम दिखाया। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने हिमवीरों के जज्बे को सलाम किया। वहीं खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बता दें कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन आईटीबीपी ने करवाया है, जिनमें आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी और विभिन्न राज्य पुलिस बलों के करीब 440 से अधिक महिला और पुरुष खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इसमें कैनोइंग, कयाकिंग और रोइंग जैसी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। बहुत ही अगर अपने आप में देखा जाए तो उत्तराखंड के लिए एक तरह से मैं तो कहूँगा कि 38वें राष्ट्रीय खेल के बाद उपहार के रूप में मिला है। ये ज़िला जो है ये वाटर स्पोर्ट्स के लिए बहुत ही बड़ा गढ़ होने वाला है। सिर्फ राज्य का ही नहीं बल्कि राष्ट्र का गढ़ होगा। और जो जिस तरह से हमारे कैनोइंग, कयाकिंग, राफ्टिंग और रोइंग भी इस जगह पे होगी, राफ्टिंग हमारे गंगा वाले स्ट्रेच पे होगी, तो इस पूरे ज़िले को हम लोग एक वाटर स्पोर्ट्स का पूरे देश का अग्रणी जनपद बनाने की तैयारी कर रहे हैं। रुद्रपुर पहुंची कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन किया गया। साथ ही कार्यकर्ताओं से कुमारी शैलजा ने एकजुट होकर काम करने की बात कही। इस बैठक में जहां एक तरफ कांग्रेस में हाल ही में ज्वाइन हुए राजकुमार ठुकराल नजर आए, तो वहीं ठुकराल की ज्वाइनिंग से नाराज मीना शर्मा ने बैठक से दूरी बनाई। इसी को लेकर जब मीडिया ने कुमारी शैलजा से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मीना शर्मा से बात हो जाएगी और किसी से भी पार्टी में बात करने से उन्हें कोई गुरेज नहीं है। सियासी ब्रेक पर चल रहे हरीश रावत का यूं अचानक प्रीतम सिंह से मुलाकात करना माना जा रहा है कि अब कांग्रेस में ऑल इज वेल हो गया है। नाराज चल रहे हरदा की नाराजगी दूर हो चुकी है। सभी नेता अब एक साथ मिलकर काम करने वाले हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी का दौरा भी पार्टी की गुटबाजी को दूर करने का काम कर रहा है। लेकिन इन सबके बीच सवाल है कि कांग्रेस को इस हाल में लाने और डेंट पहुंचाने के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस की गुटबाजी दूर, सफल हुई पार्टी में सुलह की कोशिश। हरदा प्रीतम की मुलाकात, क्या कांग्रेस में बन गई बात? प्रभारी शैलजा का दौरा लाएगी पार्टी में बड़ा बदलाव। बीते कुछ दिनों से उत्तराखंड की सियासत में कांग्रेस की गुटबाजी का ही मुद्दा घूम रहा था। वजह वही पार्टी की अंतर्कलह, जिसके कारण कांग्रेस को समय समय पर नुकसान झेलना पड़ता रहा है। लेकिन अब माना जा रहा है कि कांग्रेस की गुटबाजी और नेताओं की नाराजगी दूर हो चुकी है। जहां पहले हरदा से मुलाकात करने यशपाल आर्य पहुंचे, तो वहीं बीते दिन प्रीतम सिंह से मुलाकात करने के लिए खुद हरीश रावत पहुंच गए। प्रीतम के घर हरदा का यूं अचानक पहुंचना, इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि प्रीतम सिंह ने हरदा को यह एहसास करा दिया कि हर समय हरदा सही नहीं हो सकते। हरीश रावत ने भी जब ये महसूस किया, तब वो झट प्रीतम सिंह से मिलने उनके घर पहुंच गए। बंद कमरे में तकरीबन 3 घंटे तक चली दोनों दिग्गज नेताओं के बीच मुलाकात भविष्य की रणनीति पर मंथन माना जा रहा है। और माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच की नाराजगी भी दूर हो चुकी है और पार्टी में गुटबाजी की खबरों पर ब्रेक लग चुका है। नहीं, देखिए, हरीश रावत जी कांग्रेस के बहुत वरिष्ठतम नेता हैं और समय समय पर उनका मार्गदर्शन हमको मिलता रहता है। वो अर्जित अवकाश पर हैं,
लेकिन वो सामाजिक जो जीवन है उसको जीने का काम कर रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आज उनसे जो है मिलने का अवसर मिला, और जब मिलते हैं तो बहुत सारी बातें होती हैं, और मैं समझता हूँ कि रावत जी जो है जो सामाजिक जीवन जी रहे हैं उसमें भी वो समय समय पर सबसे ही जो है मुलाकात करने का काम करते हैं। आप निश्चिंत रहिए, रावत जी एक बार फिर से कांग्रेस को इस राज्य के अंदर पुनर्स्थापित करने के लिए कार्य करेंगे, और हम सबको भी जो है उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का उत्तराखंड दौरा भी शुरू हो चुका है। पहले माना जा रहा था कि कुमारी शैलजा उत्तराखंड पहुंचकर पार्टी के भीतर चल रही गुटबाजी को दूर करने का काम करेंगी, लेकिन उनके आने से पहले ही पार्टी नेताओं ने इसे सुलझा लिया है। हालांकि कुमारी शैलजा की बात करें तो करीब 2.5 महीने बाद कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा 5 दिन के लिए उत्तराखंड पहुंची हैं। उत्तराखंड से कुमारी शैलजा की दूरी को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। यहां तक कि पार्टी कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी देखने को मिलती रही है, क्योंकि कुमारी शैलजा उत्तराखंड न आकर दिल्ली से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करती हैं, जो कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए नाकाफी है। अब देखना होगा कि शैलजा के उत्तराखंड दौरे से प्रदेश कांग्रेस में कितनी मजबूती आती है। वहीं कांग्रेस को जिस तरह से गुटबाजी का सामना करना पड़ा, आखिर इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाता है, क्योंकि हरीश रावत के नजदीकी नेता संजय नेगी की कांग्रेस में एंट्री नहीं मिलने के कारण पार्टी के भीतर उथल पुथल की स्थिति पैदा हुई। अब संजय नेगी को लेकर भी प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने एक तरह से स्थिति को साफ कर दिया है, तो वहीं पार्टी के दिग्गज नेताओं की नाराजगी भी दूर हो चुकी है। ऐसे में देखना होगा कि 27 चुनाव में पार्टी कितनी मजबूती के साथ आगे बढ़ती है। चारधाम यात्रा शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी है। इस बीच यात्रा की तैयारियों को लेकर कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जमीनी हकीकत और सरकार के दावों में बड़ा अंतर है। कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने बताया कि बद्रीनाथ धाम में प्रधानमंत्री मोदी की निगरानी में चल रहे मास्टर प्लान का काम महज 40 से 50% ही पूरा हो पाया है। उनका कहना है कि चारधाम यात्रा को लेकर चल रही बैठकों से स्थानीय विधायक को भी दूर रखा जा रहा है। इस वजह से समस्या जस की तस है। देखिए, यात्रा तो विधिवत टाइम पे जो मुहूर्त निकल गया उसी मुहूर्त पे यात्रा ने शुरू होना है। श्री नारायण के कपाट उसी समय, उसी तिथि और उसी समय पे खुलने। लेकिन जो वहाँ चार धाम की व्यवस्थाओं को लेके जो कार्य किए जाए, वो कार्य बहुत ही धीमी प्रगति है, उसकी काम पूरे नहीं हो पाए। लोग वहाँ पे जाएंगे, समस्याएं ना हो लोगों को, और वो समस्याओं को देखते हुए मैंने परसों भी स्थानीय प्रशासन को कहा और इसको लेके मुख्यमंत्री जी को भी कहा कि इसमें तेजी से काम किया जाना चाहिए, ताकि जो हमारा जो श्री नारायण पथ है उस पथ पे लोग जा पाएं, लोग वहाँ पे यात्रा कर पाएं। बीजेपी 2027 चुनाव में हैट्रिक लगाने के साथ ही पिछले चुनाव से अधिक सीटें जीतने का दावा कर रही है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि राज्य गठन के बाद से लेकर अब तक प्रदेश की 5 ऐसी सीटें हैं जहां कभी कमल खिल ही नहीं पाया। यानी कि इन 5 सीटों पर बीजेपी कभी जीत हासिल कर नहीं पाई। आखिर कौन सी है वो 5 सीटें जहां बीजेपी को हर बार हार का सामना करना पड़ता रहा? देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड की 5 सीटों पर कभी नहीं खिला कमल, बीजेपी को हर बार मिली हार। 5 विधानसभा सीटें आज भी बीजेपी से दूर। बीजेपी ने किया क्लीन स्वीप का दावा। क्या 27 चुनाव में बीजेपी तोड़ेगी मिथक? बीजेपी 2027 चुनाव में हैट्रिक लगाने के साथ ही पिछले चुनाव से अधिक सीटें जीतने का दावा कर रही है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि राज्य गठन के बाद से लेकर अब तक प्रदेश की 5 ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी का कमल कभी खिल ही नहीं पाया। बीजेपी को 5 सीटों पर कभी भी जीत हासिल नहीं हो पाई। 70 सीटों वाले राज्य में बीजेपी ने 2017 और 2022 में सत्ता में वापसी का इतिहास तो बनाया, लेकिन इन 5 सीटों पर अब तक सफलता नहीं मिल पाई। इन सीटों की बात करें तो इनमें चकराता, पिरान कलियर, मंगलौर, धारचूला और जसपुर है। ये वो सीटें हैं जहां कभी कमल खिला ही नहीं। यहां तक कि 2017 के मोदी लहर के बावजूद इन सीटों का गणित नहीं बदल पाया। ऐसे में इन सभी सीटों पर मिथक को तोड़ना पार्टी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। हालांकि इसे लेकर प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार का कहना है कि पार्टी द्वारा बूथ स्तर तक कार्यक्रम चलाकर विशेष रणनीति बनाते हुए 5 ही विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करेंगे।
पिछले विधानसभाओं में 47 सीटें उसको प्राप्त हुई थी। इस बार हमारा फोकस है कि जो 23 सीटों में पिछले बार हम नहीं जीत पाए और जो आज तक हम 5 सीटें नहीं जीत पाए, निश्चित रूप से एक बड़ी रणनीति के साथ हम जो हमारे 28 सीटें ऐसे बनती है, तो ऐसे 28 सीटों में हम लोग अधिकांश सीटें जीतें, ऐसा हमारा प्रयास चल रहा है। इसके लिए हमने बूथ स्तर से लेकर के जो हमारे प्रदेश स्तर का मंथन जिसमें चला हुआ है, अनेक कार्यक्रम हमने अपने बूथ स्तरीय यहाँ पर दिए हुए हैं। अभी भी पार्टी के जो स्थापना दिवस हैं वो हमारा बूथ स्तरीय कार्यक्रम है। आगे हमारा 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती है, वो भी हमारा एक बूथ स्तरीय कार्यक्रम है। इसके अतिरिक्त 4 हमारे बूथ स्तरीय कार्यक्रम और हैं। हमारा फोकस इन सभी विधानसभाओं में है। हालांकि इन 5 ही सीटों पर बीजेपी की लगातार हार के पीछे कई जमीनी और सामाजिक कारण रहे हैं। सबसे बड़ा फैक्टर मजबूत स्थानीय चेहरे और उनके पारंपरिक वोट बैंक का रहा है, जिनकी पकड़ वर्षों से बनी हुई है। इसके साथ ही जातीय और धार्मिक समीकरण भी यहाँ चुनावी नतीजों को निर्णायक रूप से प्रभावित करते रहे हैं। लेकिन मिशन 2027 के लिए भारतीय जनता पार्टी इन सभी सीटों पर जीत के लिए पूरी तरीके से आश्वस्त दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी इन सभी सीटों पर जीत का दावा कर रहा है। ये दीवा स्वप्न तो वो देखते रहते हैं, और जिन 5 विधानसभाओं की आप बात कर रहे हैं वहाँ हमारे मूर्धन्य नेता हैं, और वो ऐसे नेता हैं वहाँ जो अगल बगल की सीटों को भी जिता के लाएंगे। तो 5 दिए 15 तो वही हो गई। और भारतीय जनता पार्टी को हम चुनौती देना चाहते हैं कि किसी को भी ले आओ वहाँ लड़ाने के लिए उनके साथ, किसी को भी। वो सीटें कभी हम हारेंगे नहीं। और इस बार तो कांग्रेस का कार्यकर्ता और यहाँ तक कि जनता पूरी तरह से कांग्रेस को सत्ता में बिठाने का संकल्प ले चुकी है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 47 सीटें जीतकर लगातार दूसरी बार सरकार बनाई। लेकिन राज्य गठन के बाद से लेकर अब तक 5 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिस पर बीजेपी ने कभी जीत का स्वाद नहीं चखा। ऐसे में मिशन 2027 के लिए पार्टी को इन सीटों को अपने पाले में करने के लिए कड़ी मशक्कत करने की जरूरत है। देखना होगा कि आगे आने वाले समय में बीजेपी कैसे इन सीटों पर गुणा भागकर जीत का परचम लहराने में कामयाब होती है। रुड़की में हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना की ओर से मंडावली कार्यालय से 10 बसों को हरी झंडी दिखाकर खाटू श्याम के लिए रवाना किया गया। इस मौके पर उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद मौजूद रहे। करीब 600 श्रद्धालु इस निःशुल्क यात्रा के लिए रवाना हुए। यात्रा को लेकर मंगलौर विधानसभा के कई गाँव के लोगों में उत्साह देखने को मिला। और कहाँ जा रही हैं? गाँव से हम खाटू से। तो कितने दिन की यात्रा है आपकी? 3 दिन की। तो पहली बार जा रहे हैं? करतार सिंह भड़ाना जी के नेतृत्व में इस क्षेत्र से 23-24 बसें खाटू श्याम के दर्शन करवाने के लिए इस क्षेत्र की जनता को भेज रहे हैं। आज में जो भी हमारे साथी, हमारी माताएं, बहनें आज जिस यात्रा में गए हैं, मैं उनको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। चारधाम यात्रा को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट मोड पर है। बुधवार को भी राजधानी देहरादून स्थित आपदा प्रबंधन केंद्र पर टेबल टॉप अभ्यास किया गया। इस दौरान एचओडी कृष्णा वत्स, सचिव एनडीएमए मनीष भारद्वाज और एडवाइजर ऑपरेशनल लेफ्टिनेंट कर्नल कीर्ति प्रताप सिंह समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि आपदा प्रबंधन विभाग आने वाली 10 अप्रैल को चारधाम यात्रा से जुड़े जिले उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, देहरादून और हरिद्वार में मॉक ड्रिल आयोजित करेंगे, जिसमें आपदा की स्थिति से प्रभावी तरीके से निपटना और विभिन्न विभागों के बीच आपसी समन्वय बनाने पर जोर दिया जाएगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि लगातार आप जो भी बड़े इवेंट हैं उसके लिए मॉक ड्रिल कराइए। इसी क्रम में हमारे रिक्वेस्ट पे एनडीएमए ने ये मॉक ड्रिल का आयोजन कराया है। इस मॉक ड्रिल में आज हम लोग टेबल टॉप एक्सरसाइज कर रहे हैं। 10 तारीख को एक्चुअल मॉक ड्रिल होगी। मॉक ड्रिल गढ़वाल के सभी 7 जनपदों में हो रही है। उसमें किस स्थान पर किस प्रकार की आपदा आती है उसको ध्यान में रखते हुए उस तरह की परिस्थितियों को हम कल्पना करेंगे और उसके लिए हम सिनेरियो क्रिएट करेंगे और उसके लिए मॉक ड्रिल करेंगे। अपनी तैयारी का परीक्षण करेंगे, देखेंगे तैयारी कहाँ पे कैसी तैयारी है। एनडीए में सुपरवाइज करेगा,
जो गैप्स होंगे, जो कमियां होंगी, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। राजधानी देहरादून में जनगणना संचालन की निदेशक ईवा आशीष श्रीवास्तव ने जनगणना को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहली बार लोग खुद CMMS पोर्टल पर जाकर जनगणना कर सकते हैं। 2011 के बाद से 16वीं जनगणना होने जा रही है। इससे पहले 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना काल के चलते इसे टाल दिया गया था। हालांकि अब डिजिटल और आधुनिक तरीके से जनगणना को किया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश के 13 जिलों और 11 नगर निगम में 24 प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर तैनात किए गए हैं। प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के अधीन है। इसमें मुख्य सचिव, जिलाधिकारी और नगर आयुक्त हैं। बता दें कि 25 अप्रैल से 24 मई तक हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन चलाया जाएगा, जबकि 10 से 24 अप्रैल तक सेल्फ एन्यूमरेशन किया जाएगा। सेंसस को सक्सेसफुल बनाने में, और इस बार के सेंसस में तो और भी आपका महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि सेल्फ एन्यूमरेशन भी है और उसके अलावा भी बहुत से समय में परिवर्तन हो चुका है 2011 से, और घर घर जानकारी पहुंचना सेंसस की, इसका मैसेज पहुंचना बहुत ज़रूरी है और ये आप ही लोग कर सकते हैं। तो मैं पहले प्रेजेंटेशन के माध्यम से एक आउटलाइन आपके सामने रखूँगी कि सेंसस, इसका बैकग्राउंड क्या है और फेजेस किन चरणों में हम इनको करते हैं, इसकी प्रिपरेशन क्या होती है और किन डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल सेंसस में किया जा रहा है। था स्वगणना की जो कार्यवृद्धि है, कार्य अवधि है सेल्फ एन्यूमरेशन की, वो 10 अप्रैल 2026 से, यानी कि आज से 2 दिन बाद, परसों से प्रारंभ होगी और 24 अप्रैल तक है, और ये वॉलंटरी है। तो इस सुविधा के अंतर्गत जो हमारे परिवार हैं वो प्रथम बार वेब पोर्टल का एड्रेस भी हम प्रेस नोट में आपको दे देंगे, se.census.gov.in के माध्यम से स्वयं अपनी जानकारी दर्ज करने का विकल्प इसमें उपलब्ध कराया गया है। देहरादून डीएम सवीन बंसल को लेकर अधिवक्ताओं की नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। जिलाधिकारी के ट्रांसफर पर अड़े अधिवक्ताओं ने कामकाज ठप कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ कई संस्था डीएम के समर्थन में सामने आ रही है और सवीन बंसल को एक ईमानदार अधिकारी बता रही है। देख रिपोर्ट। डीएम सवीन बंसल के खिलाफ अधिवक्ताओं ने उठाई आवाज। जिलाधिकारी के ट्रांसफर की मांग पर अड़े अधिवक्ता, हड़ताल के कारण कामकाज ठप। डीएम के समर्थन में कई संस्था। देहरादून के डीएम सवीन बंसल की ट्रांसफर की मांग पर अड़े अधिवक्ताओं ने हड़ताल शुरू कर दी है, जिसके कारण कामकाज ठप पड़ा है। दून बार एसोसिएशन ने साफ कहा है कि जब तक मुख्यमंत्री से बात नहीं होती तब तक जिलाधिकारी न्यायालय का पूर्ण रूप से बहिष्कार और राजस्व न्यायालयों और रजिस्ट्रार कार्यालय के साथ अब सिविल कोर्ट का पूरी तरह से बहिष्कार किया जाएगा। वहीं अब जिलाधिकारी के समर्थन में भी कई संस्था सामने आ रही है और जिलाधिकारी को एक ईमानदार अधिकारी बता रहे हैं। दरअसल 25 मार्च को कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में मैसेज दून वैली बनाम सरकार वाद की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता प्रेमचंद शर्मा ने न्यायालय की कार्रवाई पर टिप्पणी की थी। जिला मजिस्ट्रेट ने इसे न्यायालय की गरिमा के प्रतिकूल और पेशेवर आचरण के गंभीर उल्लंघन के रूप में दर्ज किया। जिलाधिकारी की कार्रवाई पर देहरादून बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि प्रेमचंद शर्मा बार एसोसिएशन के 7 बार अध्यक्ष रह चुके हैं और बार चैम्बर समिति के अध्यक्ष भी। वरिष्ठ अधिवक्ता की ओर से यदि कोई टिप्पणी की गई थी तो जिलाधिकारी को इसकी सूचना बार एसोसिएशन को देनी चाहिए थी। बार एसोसिएशन ने कहा कि मुख्यमंत्री से बात करेंगे और जब तक मुख्यमंत्री से बात नहीं होती तब तक कोर्ट में पूर्ण रूप से हड़ताल रहेगा। तो हमारे बहुत लर्नेड लॉयर और हमारे यहाँ 8 बार के प्रेसिडेंट रह चुके बार एसोसिएशन देहरादून के, उनके साथ डीएम साहब ने किसी केस को लेकर जो मिसबिहेव किया, मिसबिहेव करने का तो कोई राइट नहीं है डीएम साहब को। आप केस वर्क में बातचीत कर सकते हैं, मैं भी कभी कभी हॉट टॉक्स होती हैं कि भाई चलो एक दूसरी तरफ से भी, इधर से भी, दोनों पक्षों की तरफ से होती हैं, और आप तो उसमें जज काम कर रहे हैं ना, आप तो डीएम हैं और आपको तो इस बात का वो होनी चाहिए कि एक अधिवक्ता अपने क्लाइंट के लिए बात अपनी रखेगा ही रखेगा। मगर आपको किस बात का गुस्सा आया? हम तो पूरी तरीके से ये कि जब तक इसका कोई हल नहीं निकलता है तो हम हड़ताल में रहेंगे। जहां एक तरफ बार एसोसिएशन जिलाधिकारी के ट्रांसफर को लेकर अड़े हुए हैं तो वहीं दूसरी ओर जिलाधिकारी को हटाने की मांग के खिलाफ देहरादून के 25 से अधिक सामाजिक संस्थाओं ने विरोध जताया है। सवीन बंसल जी एक बहुत ही न्यायप्रिय, ईमानदार, कर्मठ अधिकारी हैं और पिछले जब से वो देहरादून में आए हैं उन्होंने देहरादून के
हित के लिए बहुत से काम किए हैं, हर वर्ग में वो लोकप्रिय हैं। और अगर ऐसे व्यक्ति को हम किसी तरह से उसकी इमेज ख़राब करना चाहेंगे तो एक ज़िले के लिए और शायद प्रदेश के लिए भी बहुत अच्छा नहीं होगा। करीब 50 साल से यहाँ रह रहा हूँ, तो कितने डीएम को देखा, लेकिन ये जनता के साथ ही रहते हैं और जनता का कोई भी ग्रीवांस होता है, छोटा या बड़ा, सभी में जाके सही उत्तर सही जवाब देते हैं, उसका निपटारा करते हैं। और सच में मैं तो समझता हूँ कि बहुत ही कर्मठ हैं और ज़िला के लिए, अपना उत्तराखंड के लिए ऐसे डीएम मिलना मुश्किल है। ऐसे कर्मठ आदमी की ज़रूरत है। उसे एक जरा सी बात के ऊपर कि भाई उनका लाइसेंस उन्होंने रिवॉल्वर का कैंसिल कर दिया। आप उनके प्ली देखिए ना, वो तो कानून के खुद जानकार हैं वकील लोग, कि किस कारण पे कोई सस्पेंशन करा, और खाली इसके ऊपर आप इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है ना। अब आप ये सोचिए कितने 50 लोगों का केस होगा, दूर दूर से लोग आए होंगे, आपने अपनी हड़ताल कर दी। अब वो लोग कहाँ जाए? वो अपने न्याय के लिए और कहाँ पहाड़ों से आए होंगे, कहीं दूर दूर से आए होंगे। जिस तरह से आम जनता जिलाधिकारी के समर्थन में उतर रही है, तो वहीं बार एसोसिएशन जिलाधिकारी के खिलाफत में है। ऐसे में सरकार के लिए फैसला करना कहीं न कहीं मुश्किल भरा हो सकता है। देहरादून में बीते दिनों हुए रिटायर्ड ब्रिगेडियर हत्याकांड के बाद पुलिस ने पब, बार, होटल और रेस्टोरेंट संचालन को लेकर सख्ती दिखाई है। पुलिस ने करीब ऐसे 50 प्रतिष्ठान चिन्हित किए हैं जिन पर पुलिस सीसीटीवी के जरिए नजर रखेगी। इसके लिए बाकायदा एक कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। पुलिस ने साफ किया है कि प्रतिष्ठान स्वामियों को अपनी प्रॉपर्टी की एंट्री और आउटर पॉइंट पर लगे सीसीटीवी का एक्सेस पुलिस को उपलब्ध कराना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे और पुलिस हेडक्वार्टर के निर्देश पे ऑपरेशन प्रहार जो जनपद देहरादून में लगातार एक कार्रवाई हम लोगों के द्वारा की जा रही है, जिसका परिणाम भी इस समय सामने आ रहे हैं। पिछले 3 दिनों में कुल करीब 60 से ऊपर वारंटी, वांछित या इनामी हम लोगों के द्वारा पकड़े गए हैं। इसके साथ ही वेरिफिकेशन की जो ड्राइव है उनकी पे भी हमारी काफ़ी प्रगति है। तो ड्रंक एंड ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग या अन्य जो भी गाड़ियों से रिलेटेड जो भी अपराध पहले हो रहे थे, उनको ध्यान में रखते हुए इस पर बहुत मैसिव कार्रवाई की गई है, जिसमें 200 से ऊपर व्हीकल सीज किए गए हैं, करीब 1000 से ऊपर चालान इस पर किए गए हैं। उधम सिंह नगर में पुलिस को ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसएसपी अजय गणपति के निर्देश पर किच्छा पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने 2 अलग अलग मामलों पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए महिला नशा तस्कर सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। टीम ने दोनों आरोपियों के पास से करीब 71 लाख रुपए की स्मैक बरामद की है। बता दें कि महिला किच्छा की ही रहने वाली है, जबकि दूसरा आरोपी उत्तर प्रदेश के बरेली का है। दोनों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन के क्रम में ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन के तहत लगातार जनपद उधम सिंह नगर में कार्रवाई जारी है, जिसके क्रम में 2 अलग अलग मामलों में कल एएनटीएफ जनपद उधम सिंह नगर तथा एसटीएफ कुमाऊं और कोतवाली रुद्रपुर और कोतवाली किच्छा के 2 अलग अलग मामलों में हमने लगभग 236 ग्राम स्मैक बरामद की है, जिसकी कुल बाजार में कीमत 71 लाख रुपए है, जिसमें 2 अभियुक्तों को अरेस्ट किया गया है। जो पहला मामला है, जो एएनटीएफ और कोतवाली रुद्रपुर का एक जॉइंट कार्रवाई चेकिंग के दौरान की गई है, ये रुद्रपुर रामपुर बाईपास के नज़दीक एक युवक को पकड़ा गया है, जिसका नाम अर्जुन सिंह है। ये रहने वाला बरेली का है और ये फतेहगंज से स्मैक लेके आना इसने बताया है, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जारी है। दूसरा जो मामला हुआ है वो मेहराया कट किच्छा के पास में एक संदिग्ध के चेकिंग के अभियान के दौरान एक महिला को वहाँ से गिरफ्तार किया गया। रुड़की के भगवानपुर में मिट्टी खनन को लेकर दिखाई गई खबर का असर हुआ है। बता दें कि मामले की गंभीरता को समझते हुए सैदपुर गांव पहुंचे खनन और प्रशासनिक अधिकारियों ने जांच रिपोर्ट तैयार कर जिलाधिकारी को सौंपी है। बता दें कि क्षेत्र में काफी वक्त से मिट्टी खनन को लेकर शिकायत मिल रही थी। ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक ममता राकेश के साथ प्रदर्शन भी किया था। दोबारा बहुत ज्यादा खिनखिन हो रही खनन को लेकर। ये घी मोहम्मद सईदपुर का खसरा नंबर 303 है। इसमें 6 बीघा जमीन के समतलीकरण को लेके 15,000 घन मीटर मिट्टी की परमिशन, 15,000 है ना, 15,000 टन की मिट्टी की उठाने की परमिशन है, जिसमें परमिशन लेने वाले के द्वारा कार्य शुरू किया गया। ग्राम वासियों द्वारा इसमें विरोध जताया गया, जिस पर जांच हुई। कल इसका कार्य रुकवा दिया गया था। आज भी ये लोग जिलाधिकारी महोदय से मिले सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में। उन्होंने इस भूमि के नापने के लिए डायरेक्शन दी और मौके की रिपोर्ट मांगी, जिसके अनुपालन में हमारे खान
अधिकारी साहब ने भी अपना स्टाफ को भेजा और हम रेवेन्यू से हैं। गदरपुर में झमाझम बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। बेमौसम हुई बारिश के चलते गेहूं की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह खेतों में पानी भर गया है। खेतों में खड़ी फसल अब जमीन पर बिछ चुकी है, जिससे किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। किसानों ने सरकार से नुकसान के मुआवजे की मांग की है। मैं इस पर ये कहूँगा, ये देखिए मेरा ही खेत है। गेहूँ का जो हालत है इस समय 2 दिन से लगातार बारिश के कारण से पूरी गेहूँ एकदम मेरा नष्ट हो रखा है। मैं प्रशासन से ये निवेदन करूँगा कि जो हालात है इस समय, इसमें हम लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। और लगातार हम किसान लोगों के साथ अत्याचार भी होता जा रहा है कि कभी न कभी किसान लोग ही जो भी करे किसान लोगों के साथ ही नुकसान होते जा रहा है। और शासन प्रशासन से निवेदन ये कहेंगे हमें मुआवजा दिया जाए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने किया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स क्लस्टर चैंपियनशिप का शुभारंभ। बोले इंडिया मूवमेंट जैसे अभियानों से खेल संस्कृति हुई मजबूत। चैंपियनशिप से टिहरी को मिली नई पहचान। ज्वाइनिंग के बाद पहली बार कांग्रेस की बैठक में पहुंचे राजकुमार ठुकराल। कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा के साथ आए नजर। ठुकराल की ज्वाइनिंग से नाराज मीना शर्मा नहीं हुई बैठक में शामिल। रुड़की में हुआ हमारी खबर का असर। खनन अधिकारी ने जिलाधिकारी को सौंपी जांच रिपोर्ट। सैदपुर गांव में हो रहा था मिट्टी खनन। उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी से बड़ी ठंड। बर्फ की चादर में ढका केदारनाथ और यमुनोत्री धाम। किसानों की फसल भी हुई बर्बाद।